हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चली हुई हैं जिसमें हर रोज़ या एक दो दिन छोड़कर आपको नए नए वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आज मैंने एक थोड़ा लंबा वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको कुछ रोचक तत्व बताऊंगी, यानी कि इम्पॉर्टेंस फैक्ट, जो कि आपको कुछ घूमने वाली जगहों के बारे में होंगे, कुछ जो हमारे जल प्रदूषण है या हम किस तरीके का खाना खाएं या हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। पहली जो हमारा इसमें घूमने वाली जगह बताई गई है वो है दिल्ली का गुड़ियाघर। दिल्ली का गुड़ियाघर मतलब जिसे हम डॉल म्यूज़ियम ऑफ दिल्ली कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं इसे। दिल्ली के नेहरू भवन में स्थापित गुड़ियाघर बच्चों को चाचा नेहरू की अनुपम भेंट है। चाचा नेहरू आपको पता है हम किन्हें कहते हैं? हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू कहते हैं। उन्हें चाचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और बच्चों को भी वो बहुत प्यारे लगते थे। और आप सभी जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के यानी कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। इस गुड़ियाघर की शुरुआत प्रसिद्ध चित्रकार व पत्रकार श्री शंकर पिल्लई ने की थी। जो हमारे यहाँ पर जो दिल्ली में गुड़ियाघर बना हुआ है उसकी शुरुआत जो चित्रकार और पत्रकार, यानी कि जो चित्रकार मतलब होता है आर्टिस्ट और पत्रकार मतलब जो जर्नलिस्ट थे, श्री शंकर पिल्लई, उन्होंने की थी। श्री शंकर चाचा नेहरू के साथ देश विदेश की यात्रा पर जाते रहते थे तथा तरह तरह की गुड़ियाँ इकट्ठी करते थे। जब उनके पास 500 गुड़ियाँ इकट्ठी हो गईं तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि वे अपनी देश विदेश से संग्रहित गुड़ियाँ देश भर के बच्चों को दिखाएं। जब उन्होंने 500 से ज़्यादा गुड़ियाँ इकट्ठी कर ली तो वो लोगों को दिखाना चाहते थे, बच्चों को दिखाना चाहते थे। उन्होंने देश के कई स्थानों पर प्रदर्शनियाँ आयोजित करनी शुरू की। प्रदर्शनियाँ मतलब एग्जीबिशंस लगाई उन्होंने, मगर गुड़ियों को इधर उधर ले जाने की प्रक्रिया में वह टूट फूट जाती थी। मतलब एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए गुड़ियाँ खराब हो जाती थीं। एक बार चाचा नेहरू अपनी बेटी इंदिरा के साथ श्री शंकर की ऐसी ही एक गुड़िया प्रदर्शनी देखने पहुँचे। इंदिरा, जो कि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथ एक बार वही उन्हीं की जो श्री शंकर पिल्लई जी की गुड़ियों की प्रदर्शनी थी वो देखने गए। चाचा नेहरू ने इस अद्भुत संग्रह की सराहना की तथा उन्हें एक स्थायी संग्रहालय बनाने का सुझाव दिया। सराहना मतलब तारीफ की, और उन्हें एक फिक्स जगह पर इनकी एग्जीबिशन करने के लिए सजेशन दिया। तब श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से एक गुड़ियाघर दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बनाया गया। यह गुड़ियाघर 1000 गुड़ियों से शुरू हुआ था, किंतु आज इस संग्रहालय में 6500 से अधिक गुड़ियों का संग्रह है। अब इसमें 6500 से अधिक गुड़ियां हैं इस समय। शंकर गुड़िया संग्रहालय में रंग बिरंगी छोटी बड़ी गुड़ियाँ कांच की अलमारियों में सुरक्षित रखी हुई हैं। अगर आप में से कोई ये डॉल म्यूज़ियम देखने गया तो उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि इस डॉल म्यूज़ियम में अलग अलग देशों की छोटी बड़ी मोटी पतली हर तरीके की गुड़ियाँ, सुंदर सुंदर गुड़ियाँ रखी हुई हैं और उन्हें हम जो रखा गया वो कांच में की जो अलमीराज होती हैं उनमें बंद करके रखा गया। संग्रहालय के एक भाग में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य यूरोपीय देशों की गुड़ियाँ तथा दूसरे भाग में एशियाई देशों, अफ्रीका व भारत की गुड़ियाँ सजाई गई हैं। ये इसी तरीके से डिवाइड किया गया है। एक भाग में जो विदेश हैं यानी कि अमेरिका वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और यूरोप की गुड़ियाँ हैं, और दूसरे में एशियाई देशों की और अफ्रीका और भारत की गुड़ियाँ हैं। इस संग्रहालय से देश विदेश की संस्कृति, वेशभूषा, वस्त्र, आभूषण इत्यादि का ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है। संग्रहालय में आने वाले प्रत्येक बच्चे का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है। शायद चाचा नेहरू ने कल्पना कर ली थी कि इतनी सारी गुड़ियाँ एक छत के नीचे देखकर बच्चे खुशी से झूम उठेंगे। है ना बच्चों को अपने प्यारे चाचा नेहरू की अद्भुत भेंट।
इसीलिए तो चाचा नेहरू बच्चों को प्रिय हैं और बच्चे चाचा नेहरू को। तो अब हम दूसरी जो घूमने वाली जगह है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो है हमारा इजिप्ट के पिरामिड, यानी कि इजिप्ट में जो पिरामिड बने हुए हैं वो। अब हम उनके बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। इजिप्ट की रेगिस्तानी भूमि नाइल नदी के कारण हरी भरी है। जगह जगह हरियाली की गोद से निकलते छोटे बड़े झरने देखते ही बनते हैं। इजिप्ट का प्रसिद्ध डॉ रगब म्यूज़ियम नाइल नदी में एक नाव पर निर्मित है। जो रगब म्यूज़ियम है इजिप्ट में वो नाव पर बना हुआ है। डॉ रगब का फोरेनिक विलेज भी नाइल नदी पर ही बसा हुआ है। मतलब जो ये जिस गांव में ये माना जाता है या जो भी है इसका, वो भी नाइल नदी के पर ही बना हुआ है। इस गांव की सैर करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले खेती कैसे की जाती थी, पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे, मम्मी बनाने की पद्धति आदि। कैरो इजिप्ट की राजधानी है। कैरो के म्यूज़ियम में कांच की पेटी में बंद मम्मी अजीब दिखाई पड़ती है। राजा तूतन खानमन की मम्मी के लिए बनाया गया 100 किलो का सोने का कवच और अन्य सोने की वस्तुएं भी म्यूज़ियम की धरोहर हैं। जो पहला मम्मी बनाया गया था वो वहाँ के राजा के लिए बनाया गया था। वो 100 किलो के सोने का बना हुआ था, वो भी उस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये देखिए, ये इस तरीके के पिरामिड बनाए जाते हैं, ट्रायंगुलर शेप में, जैसे कॉन की शेप होती है उस तरीके के शेप के पिरामिड बनाए जाते हैं। विश्व के 7 अजूबों में से एक गीजा के भव्य पिरामिड इजिप्ट की शान है। सबसे बड़ा पिरामिड 460 फुट ऊंचा है। इन पिरामिडों की रक्षा के लिए स्फिंक्स का निर्माण किया गया था, जो मनुष्य के चेहरे व शेर के शरीर वाले एक बलवान पहरेदार के रूप में सदियों से तैनात है। पिरामिड स्फिंक्स के पास होने वाले साउंड लाइट शो में आधुनिक तकनीक पर आधारित लेज़र किरणों द्वारा वहाँ का इतिहास समझाने का तरीका देखने योग्य है। मतलब जो हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनमें इजिप्ट के यानी कि गीज़ा के ये पिरामिड भी शामिल हैं। यहाँ पर जो पहरेदार हैं वो इंसान और शेर की मिक्स तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, जिससे जैसे हम अपने यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी जो नरसिंह अवतार वगैरह भगवान जी माने जाते हैं उस तरीके के होते हैं। यहाँ पर लाइट शो किया जाता है जिसमें यहाँ की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की जाती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों की है जहाँ पर जिन जगहों पर वो चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं या जहाँ पर वो पहली बार बनाई गई थी। तो पहला है इसमें चाय का शौक, यानी कि चाय के बारे में बताया जाएगा। मनुष्य के पेय और खाद्य पदार्थों में जितनी लोकप्रिय चाय है उतना और कुछ भी नहीं। विश्व के अलग अलग देशों में चाय अलग अलग रूपों में पी जाती है। जापान के सामाजिक जीवन में चाय का उच्च स्थान है। वहाँ चाय विशेष तौर तरीके से बनाई और परोसी जाती है। चाय का शौकीन तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, पर जापान में चाय पिलाने का और बनाने का अलग ही तरीका है। जापानियों के बाद चाय पीने में तिब्बत वासी सबसे आगे हैं। वे लकड़ी के प्याले में मक्खन और नमक डालकर अनगिनत चाय के प्याले एक दिन में पी जाते हैं। उनकी चाय का तरीका थोड़ा और अलग है। इंग्लैंड में भी चाय का अत्यधिक प्रचलन है। वहाँ चाय निश्चित समय पर ही पी जाती है। चाय के साथ सैंडविच, केक, पेस्ट्री, मिठाई, बिस्कुट आदि परोसे जाते हैं। सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक चर्चाएं करते करते तो चाय का मज़ा दुगना हो जाता है। जो इंग्लैंड है वहाँ पर चाय पीने का तरीका अलग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम भारतीयों ने जो चाय पीने का तरीका अपनाया हुआ है वो कुछ हद तक इंग्लैंड से ही है, क्योंकि हम भी एक निश्चित समय पर ही चाय पीते हैं। सुबह पियेंगे या शाम को पियेंगे, और चाय के साथ बिस्किट, नमकीन या और चीज़ें खाने का हमारा भी शौक़ होता है और हम भी उसी तरीके से चाय पीते हैं। भारत को चाय की जन्मभूमि माना जाता है या माना गया है। भारत से
बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा चाय पहले चीन पहुंची, फिर वहां से जापान व इंग्लैंड। यानी कि चाय की जो पहली बार उगाया गया चाय को, या जो चाय की जो कृषि है वो पहली बार भारत में ही की गई थी। और भारत में क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और यहाँ पर बौद्ध धर्म भी था, तो बौद्ध धर्म से वो पहले चीन पहुंची और फिर इंग्लैंड पहुंच गई। देखिए पिक्चर देखिए, चाय के जो बागान होते हैं वहाँ पर लोग इसी तरीके से जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ते हैं। ये ज़्यादातर असम में होता है। उन्नीसवीं सदी तक भारतवर्ष के जंगलों में अपने आप ही चाय के पौधे जंगली पौधों की भांति उगते थे। अंग्रेज शासकों को कूच बिहार और रंगपुर में भी चाय के पौधे मिले। फिर भारतवर्ष के गवर्नर ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय के बाग लगवाए। आसाम में चाय की खेती विधि पूर्वक होने लगी और दुनिया भर में चाय पसंद की जाने लगी। यानी कि भारत में चाय जो थी वो पहले से ही उगती थी, पर वो जंगली पौधे के रूप में उगती थी, लोग उसे नहीं जानते थे। बाद में जो अंग्रेजी शासक आए उन्होंने देखा कि कूच बिहार और रंगपुर इन दो जगहों पर चाय के पौधे पाए गए हैं, तो फिर जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने खेती करवाई चाय की, और तब से चाय जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। अब जो दूसरी चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है जीन्स। बिल्कुल सही, जो जीन्स हम पहनते हैं, जो जीन्स के पैंट्स हम पहनते हैं, उसी के बारे में जानकारी है। आइए शुरू करते हैं जीन्स के बारे में जानकारी। जीन्स फैशन की दुनिया में सबसे आरामदायक व फैशनेबल वस्त्र है जीन्स। आज के युग में जीन्स आधुनिक फैशन का सबसे लोकप्रिय हिस्सा बन गया है। सभी देशों, आयु और वर्ग की सीमाओं को पार कर जीन्स अपना एक मजबूत स्थान बना चुका है। विश्व के कोने कोने में एक आम मजदूर से लेकर एक फैशन परस्त समृद्ध व्यक्ति सभी की पसंद है जीन्स। बिल्कुल, जो जीन्स का जो हम पैंट पहनते हैं वो लगभग सभी लोग पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो गरीब है वही पहनता है, जो अमीर है वही पहनता है। सभी जीन्स के पैंट पहनते हैं और जीन्स के शर्ट्स, ट्राउज़र्स सभी पहने जाते हैं। तो अब ये एक फैशन का सिंबल बन चुका है। सर्वप्रथम जीन्स जेनोवा की नौसेना के लिए बनी थी, क्योंकि यह नाविकों के लिए एक मजबूत और आरामदायक पतलून थी जिसे गीली या सूखी पहनी जा सकती थी। नाविक अपनी जीन्स को एक बड़े जाल में बांधकर धुलाई के लिए जहाज के पीछे फेंक देते थे। समुद्र के खारे पानी में यह धुलकर व ब्लीच होकर सफ़ेद हो जाती थी। इस तरह नीली जीन्स इस तरीके से वो धोते थे। नीली जीन्स रंग की ब्लीच होकर फैशन में आई और जेनोवा के नाविकों के कारण डेनिम के कपड़े से बनी पतलून जीन्स कहलाई जाने लगी। अब हम जैसे बोलते हैं कि डेनिम कलर लेना है, वो वही कलर होता है जो हल्का नीला रंग आ जाता है। डेनिम फ्रांसीसी शब्द जर्स डे निम्स से बना है। यानी कि डेनिम जो शब्द है वो जर्स डे निम्स से बना है, जो कि फ्रांस का यानी फ्रेंच भाषा का शब्द है। जर्स एक प्रकार का पदार्थ होता है और निम्स फ्रांस का एक शहर है। जर्स जो है वो एक पदार्थ है और जो निम्स है वो एक शहर है। 19वीं शताब्दी में जीन्स का कपड़ा पूरी तरह कपास से बना होता था, जिसे आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता था। इस कपड़े को गहरा नीला रंग देने के लिए नील से डाई या रंगाई की जाती थी या डाई किया जाता था। यह रंग एक पौधे से प्राप्त होता था जिसकी खेती अमेरिका व भारत में होती थी। इस प्रकार नीली जीन्स का जन्म हुआ। यानी कि जो हम नील का इस्तेमाल करते हैं उसी का रंग नीली जीन्स पर किया जाता है। कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों में करतब दिखाते घुड़सवारों तक का पसंदीदा परिधान चलते चलते जीन्स द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। यानी कि चाहे वो कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर हों या हॉलीवुड की फिल्मों वाले लोग, सभी को जीन्स बहुत पसंद आया। और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1942 तक हुआ,
और इससे भी आगे चलता रहा थोड़ा थोड़ा, उसमें सभी लोगों का पसंदीदा जो ड्रेस था वो जीन्स ही बन गया था। अब मैं आपको इसके आगे वाले भाग में बताऊंगी कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए। हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए? संतुलित भोजन, यानी जिसे हम डाइट फूड भी कहते हैं। तो धरती पर बसे सभी जीव जीने के लिए भोजन पर निर्भर करते हैं। सच तो यह है कि अन्न के बिना इस जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। जन्म लेने से लेकर शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से वयस्क बनने तक अन्न ही इस देह की रचना करता है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है और नित्यचर्या की विभिन्न गतिविधियों के लिए हमें शक्ति देता है। इसी से यह जीवन यात्रा आगे बढ़ पाती है। ये बिल्कुल सही है कि खाना ही हमें एनर्जी देता है जिससे हम डेली के काम कर पाते हैं और हमारी बॉडी जो छोटे बच्चे से लेकर एक वयस्क तक तैयार हो पाती है। नित्य जीवन में यह अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। नित्य जीवन में हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। इनमें हमें नाना प्रकार की पौष्टिक तत्व मिलते हैं। उन्हें सही मात्रा और सही अनुपात में लेने से ही हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं। यानी कि हमें खाने में एक लिमिटेड क्वांटिटी में और एक लिमिटेड क्वालिटी में ही खाना खाना चाहिए और जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो भी उसी निश्चित अनुपात में लेनी चाहिए, तभी हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बन सकता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो सभी को पता होंगे। प्रोटीन, वसा यानी फैट, प्रोटीन यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल यानी वाटर और खनिज। ये हमारे कुछ जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस किस से मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें मिलता है मांस से, दालों से और अंडे से। वसा हमें किससे मिलता है? चिकन से, अमूल जैसे घी से या तेल से, इन सभी चीज़ों से। और जो बीन्स पाई जाती हैं जैसे मूंगफली है, बादाम है, इनसे हमें वसा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स से, मिल्क से, और जो खाने वाली चीज़ें यानी कि गेहूं से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो गेहूं से, चावल से, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विटामिन्स किससे मिलते हैं? विटामिन्स बेसिकली विटामिन्स के बहुत सारे तरीके हैं, A, B, C, D, E, ये अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं और मुख्य रूप से ये फलों से और हरी सब्जियों से मिलते हैं। खनिज यानी कि जो आपके मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आयोडीन है या बाकी और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो हमें फलों से, सब्जियों से, नमक से, इन सभी से मिलता है। और जल आप सभी को पता है कि हमें पानी से ही मिलता है। तो ये जो जितने भी हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें एक लिमिटेड जो रेशो है उसमें लेनी चाहिए, तभी हमारा शरीर अच्छे से ग्रो कर सकता है। रासायनिक संरचना के आधार पर किया गया वर्गीकरण सबसे प्रचलित है। इसके अंतर्गत सभी भोज्य पदार्थों में एक या अधिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज और जल। यानी सभी फूड जो आइटम्स हैं उसमें कोई ना कोई जो न्यूट्रिएंट है वो मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक फूड आइटम में 2 न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। आहार में रोजाना 10 से 14% कैलोरी प्रोटीन लेनी ज़रूरी है। यह हमें दालों, सोयाबीन, पनीर, मांस, अंडों से मिलती है। यानी कि जो प्रोटीन की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो हम दाल खाकर, सोयाबीन, पनीर, मांस और अंडे खाकर पूरी कर सकते हैं। वसा हमें घी, चीज़, अंडा, मुर्गी, मेवे की गिरियाँ आदि से मिलती है। जैसे मैंने बादाम गिरी बताया, अखरोट गिरी, मूंगफली, इन सभी से मिलती है। हमें प्रतिदिन हमारे भोजन से 20 से 30% कैलोरी वसा मिलनी चाहिए या मिलनी आवश्यक है। भोजन का सबसे बड़ा अंश कार्बोहाइड्रेट है। इनसे शरीर के सभी अंगों को काम करने की शक्ति मिलती है। फल, दूध, चीनी, मिठाई, टॉफ़ी, जैम आदि जो शुगर यानी शर्करा का स्रोत है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अब इसका जो आखिरी भाग है वो है हमारा
एक जो सामाजिक मुद्दा है बहुत बड़ा, वो जो है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये दोहा है रहीम जी द्वारा लिखा हुआ, जिसका यहाँ पर जो प्रसंग दिया गया है वो थोड़ा अलग है। तो आइए शुरू करें। रहीम जी द्वारा लिखित पंक्तियाँ आज के युग में भी कितनी सत्य लगती हैं। बढ़ते औद्योगिकीकरण से या जहाँ एक ओर जल संरक्षण के साधन खत्म हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नदियों का प्रदूषण भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे नदियाँ रासायनिक कचरे के नालों में बदलती जा रही हैं। ऐसे में साफ पेयजल मुश्किल से उपलब्ध हो पा रहा है। यानी कि आप लोगों को पता है प्रदूषण का मतलब क्या है। जब जो चीज़ हमारे उपयोग के योग्य ना रहे, तो प्रदूषण में बहुत सारे पोल्यूशंस शामिल हैं, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब है। तो जो जल प्रदूषण है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा है वो सब जो नदियाँ हैं उनमें जाकर मिल जाता है, जिससे कि वो पानी ना तो खेती के लायक रहता है और ना ही हमारे पीने के लायक रहता है। हमारे देश में पानी कितना दूषित हो गया है कि साफ पेयजल ना मिलने के कारण प्रतिदिन 1600 मौतें सिर्फ डायरिया, हैज़ा, टाइफाइड जैसे रोगों से हो रही हैं। यानी कि इतनी मौतें इन रोगों से हो जाती हैं। प्रदूषित जल के, ये देखिए कितना गंदा हो जाता है हमारा पानी। प्रदूषित जल के कारण लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, जीने के तौर तरीके, समाज व राष्ट्र पर भी पड़ता है। साफ पेयजल न होने की समस्या सिर्फ पिछड़े इलाकों में ही नहीं बल्कि महानगरों में भी देखी जा सकती है। यानी कि जो गंदा पानी पीते हैं उससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रहन सहन का तरीका खराब हो जाता है, वो बीमार रहने लग जाते हैं। और सिर्फ गंदे पानी की समस्या जो गांव के इलाके हैं या पिछड़े हुए इलाके हैं वहीं पर नहीं है, शहरी इलाकों में भी बहुत अधिक ये समस्या देखने को मिलती है। तालाबों, नहरों, कुआं एवं पानी के अन्य स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता है। इन जल स्रोतों पर कपड़े एवं बर्तन साफ नहीं करने चाहिए। जल को शुद्ध करने के लिए उसमें यथा समय पर जल शुद्धिकारक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। उद्योगों को नदियों अथवा अन्य जल स्रोतों से समुचित दूरी पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। उनसे निकलने वाले प्रदूषित जल को बिना परिशोधन के किसी भी दशा में नदियों अथवा समुद्रों में नहीं डालना चाहिए। यानी कि हमें जो अपने जल के स्रोत हैं उन्हें साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है, और वो रखना भी चाहिए ताकि हमारे जो जल स्रोत हैं वो साफ सुथरे रहें। इन हालात में समय की सबसे आवश्यक मांग है जल संरक्षण के लिए आम नागरिक में चेतना जगाने की। यानी कि अगर हमारा पानी स्वच्छ नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हम एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो जल का प्रदूषण है उसे रोकने की कोशिश करें। सिर्फ जल ही नहीं, वायु प्रदूषण भी आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, इसे भी रोकने की बहुत अधिक आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रही होंगी। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का भाग 2। भाग 2 में हम 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहली है हमारी कुछ पेड़ों के बारे में, और दूसरे एक महान आविष्कारक के बारे में जिन्होंने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जो कुछ लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए जानते हैं इन 2 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के भाग 2 में। पहले हम जानेंगे कुछ पेड़ों के बारे में। पहला पेड़ है जिसमें सुपारी शायद आप सभी ने सुना भी होगा और कुछ लोगों ने देखी भी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो एक गोल गोल कलर की, ग्रे यानी ब्राउन कलर की कुछ एक फ्रूट टाइप का होता है। तो जानते हैं इसके बारे में। जब कोई मेहमान आता है तो चाय पानी के बाद सौंफ, सुपारी की पेशकश होती है।
पान खाने वालों के लिए भी सुपारी एक मुख्य चीज़ है। सुपारी की मूल जगह मलेशिया है, लेकिन भारत में इसके पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। दक्षिण भारत में लगने वाले पेड़ों में इसका खास स्थान है। इसके अतिरिक्त बंगाल, असम में भी सुपारी का पेड़ लगाया जाता है। इसे बागानों में भी लगाया जाता है। बागान मतलब इनकी एक तरीके से खेती की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं। ऊटी के पास मेट्टुयालम में नीलगिरी की पहाड़ी ढलान पर सुपारी का बहुत बड़ा बागान है। यानी ऊटी जो जगह है वहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा, नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे बहुत बड़ा बागान है। यह पेड़ ऊंचा, पतला और सुंदर होता है। इस पेड़ की लंबाई 40 से 60 फुट तक होती है। पेड़ के ऊपर शिखर पर बड़े बड़े पत्ते होते हैं। बीच में लाल लाल फलों के गुच्छे लगे होते हैं। इस पेड़ का तना मुलायम, हल्के रंग का होता है। यानी कि ये जो पेड़ यहाँ दिखाया गया है लगभग ऐसा ही सुपारी का पेड़ दिखता है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो आपको सही से नहीं नज़र आ रहा होगा। इस पेड़ में गर्मी के शुरू में फूल लगते हैं। फूल हल्के पीले रंग के होते हैं। इनमें खासियत यह होती है कि कुछ प्रजातियों के फूल पत्तों वाली डंगालों के नीचे पत्तों की छांव में लगते हैं। फूल खिलने के 9 माह बाद फल पकते हैं। इसके फल गुच्छों में पत्तों की जड़ से निकलते हैं। फल के ऊपर छिलके होते हैं। कच्चा फल हरा होता है, पकने के बाद यह नारंगी या लाल रंग का हो जाता है। यानी कि सुपारी का पेड़ है वो काफ़ी ऊंचा होता है और गर्मियों में इसमें फूल लगते हैं। फूल लगने के 9 महीने बाद इसमें फल पकना शुरू होते हैं। यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है सुपारी बनने का, इसीलिए इसके बागान लगाए जाते हैं ताकि इन्हें बार बार काटना या तोड़ना ना पड़े। और इसके जो फूल होते हैं वो जो फल होते हैं वो गुच्छों में लगते हैं। जैसे हमारे गुच्छे किसके लगते हैं, जैसे कि केले के गुच्छे लगते हैं, उसी तरीके से इसका जो फल होता है वो वैसे जब कच्चा होता है तो हरे रंग का और पकने के बाद नारंगी या लाल रंग का होता है। सुपारी का पेड़ बीज बोकर लगाया जाता है। इसका पेड़ 5 बरस में फैलने लगता है और लगातार 25 बरस तक फलता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक पेड़ में एक साल में लगभग 300 फल लगते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसे लगाया जाता है और 5 साल बाद ये फल देने लायक हो जाता है और ये 25 साल तक लगातार फल देता है और उसके बाद ये सूख जाता होगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक साल में इसमें लगभग 300 फल लगते हैं। यानी कि 300 सुपारियाँ आप तोड़ सकते हैं। सुपारी के पेड़ में सबसे उपयोगी भाग फल ही होता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग पान में या पान के बगैर वैसे ही खाने में होता है। इसके अलावा हमारे देश में विभिन्न अनुष्ठानों में सुपारी का बहुत महत्व है। जिस तरह उत्तर भारत में केले के पत्ते शादी, पूजा आदि कामों में महत्व रखते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में सुपारी और इसके पत्तों का महत्व है। इसके पत्तों से कागज़ जैसा या पैकिंग आदि का काम लिया जाता है, जैसे कुछ लिखने के लिए या कोई चीज़ लपेटने के लिए। इसके पत्तों को बुनकर टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। सुपारी के पत्ते और जड़ दवा के रूप में काम आते हैं। यानी कि जैसे हमारे उत्तर भारत में केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे हमारे यहाँ पर ज़्यादातर आम के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से दक्षिण भारत में केले के पत्तों, ये सुपारी के पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा सुपारी के पत्तों का प्रयोग और उसकी जड़ों का प्रयोग जो है वो दवा बनाने में भी किया जाता है। कुछ लोग उससे टोपियाँ भी बनाते हैं। तो ये था हमारा सुपारी के बारे में। अब हमारा दूसरा है जो पेड़ है जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, वो है सेब का पेड़। सेब आप सभी ने खाए होंगे और शायद कुछ लोगों ने उसके पेड़ भी देखे होंगे। तो आज जानते हैं इसके बारे में। हिमालय पर पाया जाने वाले वृक्षों में से एक वृक्ष है सेब का। हमारे देश के अलावा यह फल दुनिया में और भी कई जगह मिलता है। सेब के पेड़ हमारे यहाँ लगभग 150 साल पहले इंग्लैंड से लाकर लगाए गए। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये पेड़ जो है वो इंग्लैंड में भी मिलता होगा। शुरू में इसे बगीचों में लगाया और अब तो सेब के पेड़ पहाड़ी इलाकों में खूब होते हैं। यह पेड़ मध्यम कद का होता है। इस पेड़ की कम उम्र में भी खूब वृद्धि हो जाती है। अगर आप लोगों ने आम का पेड़ देखा हो तो सेब का पेड़ लगभग आम के पेड़ जितना ही बड़ा होता है और उतना ही भारी होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। अगर आपको कभी
किसी पहाड़ी इलाके में जाने का मौका मिले, जैसे हिमाचल है, कश्मीर है, तो आपको ये पेड़ वहाँ आसानी से देखने को मिल सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि सेब का फल जो होता है वो जब कच्चा होता है तो एक तरीके से बहुत खट्टा कह सकते हैं हम उसे, जो कि खाने में बिल्कुल कड़वा लगता है। पत्ते गुच्छों में लगते हैं, उनका आकार अंडाकार होता है। सेब के पेड़ मार्च के महीने तक तो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सो रहे हों, और इसके बाद अचानक एक दिन पूरा पेड़ फूलों से लद जाता है। सेब के फूल सफ़ेद गुलाबी रंग के होते हैं। फल को तो तुम जानते ही हो ना। जून के अंत तक सेब फल पेड़ों की डालियों पर झूलते दिखाई देने लगते हैं। यह स्वाद में खट्टा मीठा गूदेदार फल होता है। कच्चा सेब हरे रंग का होता है, पकने पर लाल गुलाबी सा हो जाता है। फल में बीज होते हैं और छोटे छोटे काले, जो कि छोटे छोटे काले रंग के होते हैं। बिल्कुल सही है। आप लोगों ने सेब तो देखा ही होगा, हरे रंग का सेब जिसे हम कश्मीरी सेब भी कहते हैं, और लाल रंग का सेब तो हम सभी ने ही देखा है। सेब फल अब भारत के पहाड़ी इलाकों की बिकाऊ फ़ायदेमंद फसल है, खासकर कश्मीर, कुल्लू, कुमाऊं क्षेत्र की, यानी कि कश्मीर में, कुल्लू में और कुमाऊं का क्षेत्र जो उत्तराखंड का भाग है वहाँ पर भी। भारत के दक्षिण में बेंगलोर और नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी इसकी पैदावार की जाती है। एक खास बात सेब के बारे में बताएं, भारत की कुल जितनी ज़मीन पर फलों की खेती की जाती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सेब की फसल के लिए उपयोग होता है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी कुल फल उगाए जाते हैं भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा जो जगह है वो सेब उगाए जाते हैं। सेब फल कई आकार और अलग अलग रंगों में पैदा होता है। अलग स्वाद भी होता है इसके रंग या आकार की वजह से। छोटा बड़ा हर तरीके का आता है, ये तो हमने भी देखे। इस पेड़ को अब इतना बदला जा चुका है कि अलग अलग तरह के वातावरण और मिट्टी में भी लग जाता है। पहले जो सेब था वो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में लगते थे, पर अब इसको इतना इन्होंने हाइब्रिड बना दिया है कि कहीं पर भी और किसी भी तरीके की मिट्टी में लगाया जा सकता है। सेब के पेड़ की लकड़ी मजबूत और कठोर होती है। यह लकड़ी आमतौर पर हर मौसम में अच्छी रहती है, पर कभी कभी इसके आकार में विकृति या लकड़ी चिरने की संभावना रहती है। इस लकड़ी का उपयोग औजारों के हैंडल बनाने में होता है। इस लकड़ी की छाल भी दवाओं में उपयोग की जाती है। यानी कि जो सुपारी का पेड़ था वो मुलायम था, पर जो आपका सेब का पेड़ होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी कठोर उसकी लकड़ी होती है। तो ये हर तरीके के मौसम में सही रहती है। ऐसा नहीं कि सर्दियों में कठोर ज़्यादा हो जाती है, गर्मियों में या बरसात में फूलने लगती है। इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर जो औजार होते हैं उसके हैंडल बनाने में किया जाता है, पर कभी कभी ये बीच में से फटने लग जाती है, जिसे हम चिरना कहते हैं। इसकी छाल का प्रयोग भी दवाई बनाने में किया जाता है। सेब फल का उपयोग ऐसे ही खाने के अलावा इसको सुखाकर रखने, मुरब्बा बनाने, शरबत बनाने आदि में भी किया जाता है। यह तो तुम जानते ही होंगे कि सेब फल की क्या खूबियाँ होती हैं। इसमें खूब प्रोटीन होता है और इस फल को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। सेब को सिर्फ फल के रूप में ही नहीं खाया जाता है, इसके अलावा इसे हम सुखाकर रख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी का जो प्रसाद मिलता है उसमें सेब के सूखे हुए पीसेस आपको मिलते हैं। उसके अलावा इसका जूस आता है जो कि बहुत फेमस है। एपी फिज के रूप में जो आता है वो एप्पल का ही जूस होता है, और शरबत बनाने के लिए पीते हैं, मुरब्बा बनाकर खाते हैं, और इसमें प्रोटीन बहुत अधिक होती है और ये हमारे जो पाचन है उसको अच्छा रखता है। आप लोगों ने एक प्रोवर्ब भी इंग्लिश की सुनी होगी, ईट अ एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो रोज़ एक सेब खाने से आपका डॉक्टर आपसे दूर रहेगा, यानी कि आप स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे हमारे दो फलों के बारे में जानकारी, या हम कह सकते हैं दो पेड़ों के बारे में जानकारी। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसका जो दूसरे भाग में एक ऐसे आविष्कारक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक ऐसी चीज़ की खोज किया, ऐसी चीज़ का आविष्कार किया, बेसिकली आविष्कार किया, क्योंकि उन्होंने नई चीज़ बनाई थी। खोज और आविष्कार में यही बहुत बड़ा फ़र्क है। खोज का मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले से है सिर्फ उसे ढूंढ कर निकालना, और आविष्कार का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले नहीं थी, अब वो आपने नई इन्वेंट की है, बनाई है। तो ऐसे आविष्कारक के बारे में बात करते हैं, आइए जानें वो कौन है।
वो हैं हमारे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ब्रेल लिपि तो आ ही गई होगी। बिल्कुल सही, ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने और लिखने में मदद करती है। तो आज उनके बारे में जानते हैं, उनकी वो किस तरीके से उन्होंने इसका आविष्कार किया, ब्रेल लिपि का उनका जीवन कैसा था। लुई अपने घर के बाहर बैठा था। लुई मतलब लुई ब्रेल। आसमान साफ था, रुई के गोले जैसे बड़े बड़े बादल आसमान में तैर रहे थे। पास के खेत में किसान हल चला रहे थे। दूर चारागाह में कई गायें चर रही थीं। एक तितली सूरजमुखी के फूलों पर मंडरा रही थी, परंतु लुई इसका आनंद नहीं ले सकता था, क्योंकि 5 साल का लुई देख नहीं सकता था। ये एक दिन के बारे में बताया गया है, एक ऐसा दिन जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत सुंदर लग रहा है, पर जो 5 साल का बच्चा है लुई, यानी लुई ब्रेल जी, वो देख नहीं सकते क्योंकि वो नेत्रहीन है। वह हमेशा से ही ऐसा नहीं था। वह अपने जीवन के पहले 3 सालों तक प्रकृति की मनोरम छटा को देख सकता था। वह फ्रांस में स्थित अपने छोटे से शहर कूप्रवे के गली कूचों को निहार सकता था। अपने माता पिता, भाई बहन और पड़ोसियों को पहचान सकता था। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। वो बचपन से ही नेत्रहीन नहीं थे, उन्हें 3 साल तक वो सब कुछ देख सकते थे, सब कुछ जान सकते थे, क्योंकि वो फ्रांस के थे। तो उनका एक छोटा सा शहर था कूप्रवे, तो वहाँ पर वो रहते थे और वो सबको देख सकते थे, सबसे बातें कर सकते थे, हंस सकते थे, खेल सकते थे। पर 3 साल के बाद ऐसा कुछ हुआ जिससे वो जन्म भर के लिए नेत्रहीन हो गए। लुई के पिता साइमन ब्रेल घोड़ों पर बैठने के चमड़े की जीन बनाते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे। लुई के पिता जब औजारों से चमड़ा काटते और सिलाई करते तो उसे यह सब देखने में बड़ा मज़ा आता। उसने बड़े होकर अपने पिता के धंधे को ही अपनाने का निश्चय किया। मतलब वो जो घोड़े के ऊपर डाला जाता है, जिस पर घुड़सवार बैठता है, चमड़े की वो चीज़ बनाते थे। साइमन ब्रेल की वर्कशॉप देखने काबिल थी। चमड़े को काटने और उसमें छेद करने के लिए कई प्रकार के चाकू, सूजे और औजार दीवार पर लटके थे। लुई उन सभी औजारों के नाम जानता था, लेकिन लुई उन औजारों को छूने की कोशिश भी करता था जो उसके पिता उसे दूर रहने को कहते थे। पिता को लगता था कि उसके छोटे से बेटे को उन नुकीली और धारदार औजारों से कहीं चोट ना लग जाए। एक दिन की बात है कि लुई के पिता शहर से बाहर चमड़ा लेने गए थे। माँ पीछे खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी। बाकी अन्य लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी के पास भी नन्हे लुई के साथ खेलने का समय ना था। कुछ देर तो लुई बाहर बाग में मटर-गश्ती करता रहा। वह कभी किसी तितली को पकड़ने के लिए दौड़ता, तो कभी डंडी से जमीन को खोदता। काफ़ी देर तक यह करते करते वह ऊब गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चलते चलते वह अपने पिता की वर्कशॉप के सामने से गुजरा। वर्कशॉप का दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई न था। औजारों की चमक और चमड़े की महक लुई को वर्कशॉप के अंदर ले गई। मेज पर चमड़े का टुकड़ा था। उसके पास ही चमड़े में छेद करने का एक नुकीला सूजा रखा था। लुई का मन ना माना। उसने सूजे से चमड़े पर कुछ लिखने की कोशिश की। चमड़ा चिकना था। चमड़े पर से सूजा फिसला और सीधे लुई के दाईं आँख में लगा। लुई की चीख सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने आँख को धोकर उस पर पट्टी बांधी। उसकी आँख में तेज खुजली हुई। लुई ने हाथ से आँख को रगड़ा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आँख के सामने अंधेरा छा गया। दाईं आँख से बाईं आँख में भी इन्फेक्शन फैल गया और उसकी रोशनी भी कम होने लगी। कुछ दिनों बाद लुई को ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने उसकी आँखों के सामने काला पर्दा डाल दिया हो। लुई इस हादसे की गंभीरता को समझने के लिए बहुत छोटा था। वह बार बार अपनी माँ से पूछता, माँ सूरज कब निकलेगा? चंदा मामा आसमान में कब निकलेंगे? माँ इसका क्या जवाब देती? उन्हें मालूम था कि लुई अब कभी भी चांद सितारों को नहीं देख पाएगा।
अब उनके द्वारा किए गए कुछ काम हैं या उनका जीवन कैसा था वो चीज़ें। नेत्रहीनों का जीवन। यह घटना लगभग 200 साल पुरानी है। आज नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेष प्रकार के स्कूल हैं जिसमें वे लिखना पढ़ना और अन्य कुशलताएं सीख सकते हैं। परंतु 19वीं शताब्दी के शुरू में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। नेत्रहीन ना तो कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और ना ही कोई हुनर हासिल कर सकते थे। कुछ नेत्रहीन गाड़ियों और हलों में जानवरों की तरह जोते जाते थे, तो कुछ सारी जिंदगी भर खदानों में कोयला खोदने का काम करते थे। परंतु ज़्यादातर नेत्रहीन भीख मांगकर ही अपना गुजारा चलाते थे। ये हमें भी पता है कि अगर किसी में कोई कमज़ोरी होती है या कोई कमी होती है तो वो अपना जीवन यापन कितनी कठिनाई से कर पाते हैं, वो हम सभी जानते हैं। ब्रेल परिवार नहीं चाहता था कि उनका बच्चा भी ऐसी ही ज़िंदगी बसर करे। वह अपने बच्चे की ज़िंदगी को जितना संभव हो उतना सुखद बनाना चाहते थे। हर फैमिली चाहती कि उनका बच्चा अच्छा काम करे, तो लुई का परिवार भी यही चाहता था। यह कोई आसान काम नहीं था। आँखों से ना देख पाने के कारण शुरू में तो लुई चलते वक्त आसपास की हर एक चीज़ से टकराता। सभी लोग उसे टकराते हुए देखकर चीखते, ठहरो। परिवार के लोग कहते थे कि लुई धीरे धीरे अपने आप इधर उधर जाना सीखे, वह औरों पर आश्रित और निर्भर ना रहे। माँ बाप लुई को अपना काम खुद करने के लिए प्रोत्साहित करते। साइमन ब्रेल ने लुई को चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। मतलब उनके पेरेंट्स ने उसे बचपन से ही, अगर वो नेत्रहीन भी थे फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही काम करना सिखाया ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और वो किसी पर भी निर्भर ना रहें। लुई घर के काम में अपनी माँ की भरपूर मदद करता था। पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। लुई चलते चलते अपनी पथ प्रदर्शक छड़ी को हवा में लहराता। अगर वह किसी वस्तु से टकराती तो वह तुरंत अपना रास्ता बदल लेता। लुई कुछ चीज़ों को उनकी खुशबू से जान लेता, परंतु सबसे ज़्यादा चीज़ों की पहचान वह उनकी आवाज़ से करता। वह शहर के तमाम लोगों को उनकी अलग अलग आवाज़ों से पहचान लेता। मतलब वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड बच्चे थे। एक अच्छा दोस्त। अब उन्हें एक अच्छा दोस्त मिला। शहर में एक नए पादरी आए। उनके आने से लुई के जीवन में रोशनी आ गई। वह हफ्ते में 4 दिन लुई को चर्च में बुलाते और उसे इतिहास और विज्ञान के बारे में रोचक कहानियाँ सुनाते। इन कहानियों को लुई अपनी सारी जिंदगी भर नहीं भूला। धीरे धीरे लुई ऐसे सवाल पूछने लगा जिसका जवाब पादरी को भी नहीं मालूम था। उस शहर में केवल एक स्कूल था। पादरी ने स्कूल के टीचर से बात की और लुई ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह कुछ पढ़ तो सकता नहीं था, परंतु वह बहुत एकाग्रता और ध्यान से सब कुछ सुनता और उसे याद रखने की कोशिश करता। यही एक तरीका था जिसके द्वारा वह सीख सकता था। उसकी याददाश्त तो बहुत पहले से ही अच्छी थी, परंतु अभ्यास से वह और अच्छी हो गई। टीचर के प्रश्नों को भी वह अपने दिमाग में ही तेज़ी से हल करने की कोशिश करता। परंतु जब टीचर कहते, बच्चों अपनी किताब का पेज 68 खोलो और पढ़ो, तो उसका दिल बैठ जाता। कभी कभी वह किताब पर लिखी पंक्तियों को अपनी उंगलियों से छूता, परंतु स्पर्श से वह कुछ पहचान ना पाता। वह इतना अवश्य समझने लग गया था कि किताबों में दुनिया भर की अद्भुत जानकारी भरी पड़ी है। क्या वह उन किताबों को कभी पढ़ पाएगा? जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया लुई ने, तो स्कूल में तो नॉर्मल स्कूल था, ऐसा स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था। तो जो चीज़ें टीचर बोलती थी वो तो उन्हें याद हो जाती थी, पर जो चीज़ें वो पढ़ने के लिए टीचर बोलती वो पढ़ ही नहीं सकते थे, तो उन्हें बहुत दुख होता। तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं कभी इन किताबों को पढ़ पाऊंगा। लुई अब 10 बरस का होने वाला था। गांव के स्कूल में वह बस कुछ ही दिन और जा सकता था। इसी बीच पादरी को पता चला कि पेरिस में नेत्रहीन बच्चों का एक स्कूल है। पादरी ने उस स्कूल के बारे में जानकारी मंगाई। यह नेत्रहीनों के लिए एक विशेष स्कूल था। काफ़ी पत्र व्यवहार के बाद लुई को पेरिस में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में दाखिला मिल गया। लुई के माँ बाप उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। पादरी ने कहा, देखो लुई अब बड़ा हो रहा है, वह अन्य बच्चों से अलग है और उसमें नया सीखने की बहुत ललक है, इसलिए उसे एक विशेष स्कूल में ही जाना चाहिए।
अंत में लुई के माँ बाप राजी हो गए। अब उनका नया स्कूल कैसा था। नया स्कूल। फरवरी 1819 में लुई एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर पेरिस के लिए रवाना हुआ। हिचकोले खाती गाड़ी में लुई नए स्कूल के सपने संजो रहा था, परंतु वहां पहुंचने पर उसने स्कूल को अपनी कल्पना से बिल्कुल अलग पाया। नया स्कूल बहुत बड़ा था और उसमें पहल तो वह एकदम सहम गया। उसमें करीब 100 नेत्रहीन बच्चे पढ़ते थे और वहाँ बहुत शोरगुल होता था। वह इतने सारे साथियों के साथ कभी भी नहीं पढ़ा था। लुई बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। इस बड़े शहर में हर जगह इतनी भीड़ और गंदगी थी। वह गांव से आया था जहां धूप और साफ हवा की कमी ना थी। वह अपने गांव में रोज़ाना तालाब में जाकर नहाया करता था, परंतु इस स्कूल में 100 बच्चों के नहाने के लिए मात्र एक गुसलखाना था, यानी कि बाथरूम था। स्कूल की बड़ी इमारत छोटे लुई के लिए किसी भूल भुलैया से कम ना थी। इतने सारे गलियारे, बरामदे, कमरे और सीढ़ियाँ। लुई अक्सर अपना रास्ता भूल जाता था, पर अब उसके कई दोस्त बन गए थे। जल्द ही वह स्कूल की इमारत से अच्छी तरह परिचित हो गया। जब आप कहीं नई जगह जाते हैं और आप उसके बारे में नहीं जानते तो आपको भी डर लगता है, और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चा देख भी नहीं सकता था। पर धीरे धीरे उसने वो सारी चीज़ें अपने आप सीखनी शुरू कर दी और उन्हें समझना भी शुरू कर दिया। दोपहर के बाद बच्चे स्कूल की वर्कशॉप में बुनाई और चमड़े की चप्पलें बनाने का काम सीखते थे। हाथ के काम में लुई बहुत दक्ष था। पिता की वर्कशॉप में उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। पहले साल ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पल बनाने के लिए पुरस्कार मिला। शाम को लुई संगीत सीखता। उसने कई वाद्य यंत्र बजाना सीखे, परंतु उसे पियानो बजाने में आनंद मिलता था। संगीत से उसका जीवन सदा के लिए खुशियों से भर गया। पढ़ने में कठिनाई, क्योंकि नेत्रहीन थे तो थोड़ी पढ़ने में कठिनाई होती ही है, थोड़ी क्या बहुत होती है। अगर आपके पास अगर आप कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं तो आप उसे पढ़ कह सकते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। लुई अपने नए स्कूल में खुश था, परंतु एक बात उसे हमेशा खटकती रहती थी। नेत्रहीन छात्रों के लिए पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। उस समय नेत्रहीनों के पढ़ पाने का केवल एक तरीका था। इस विधि में हर अक्षर को कागज पर उभारकर छापा जाता था, जिससे कि छूकर उसे महसूस किया जा सके। कुछ अक्षरों को इस प्रकार स्पर्श करके पहचाना जाना तो आसान था, परंतु कुछ अक्षरों को पहचानने में बहुत मुश्किल होती थी। उदाहरण के लिए बी और आर एक जैसे महसूस होते थे। लुई ने इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत की। नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें बनाने के कई प्रयास हुए। उभरे अक्षर, धसे अक्षर, डोर के बंधे अक्षर, लकड़ी और मोम के बने अक्षर, परंतु इन सभी तकनीकों में अनेकों खामियां थीं। इसका नतीजा यह था कि लुई के स्कूल के मुख्य पुस्तकालय में नेत्रहीनों के लिए केवल 15 पुस्तकें थीं। उभरी हुई अक्षरों की पुस्तकों का निर्माण बहुत महंगा काम था। इसमें हर एक अक्षर इतना बड़ा होता था कि हर पन्ने में केवल एक ही शब्द आ पाते थे। इससे पुस्तकें बहुत मोटी और भारी भरकम हो जाती थी। इस तरीके द्वारा नेत्रहीनों के लिए अधिक पुस्तकों का छपना लगभग असंभव था। उन्हीं दिनों कैप्टन बोर्बियर स्कूल में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए एक अनोखी लिपि का आविष्कार किया था। इस लिखाई को छूकर रात के अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता था। इस लिपि में कागज की लंबी पट्टी पर नुकीले सूजे से छेद किए जाते थे। जब कागज को पलटा जाता था तो उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से महसूस करके पढ़ा जा सकता था। इस लिपि में ध्वनियों का उपयोग होता था। प्रत्येक ध्वनि को बिंदियों के एक विशेष नमूने से दर्शाया जाता था। इस लिपि में इस्तेमाल की गई बिंदियों की कई बातें तो बहुत अच्छी थी। बिंदियाँ इतनी छोटी थीं कि उन्हें उंगली के पोर तले महसूस किया जा सकता था, पर इनमें कुछ खामियां भी थीं। यह लिपि सरल और छोटे छोटे संदेश भेजने के लिए तो ठीक थी, परंतु शायद पुस्तकें लिखने के लिए नहीं। लुई दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता था। वह बिंदियों से एक ऐसी विधि विकसित करना चाहता था जिससे कि नेत्रहीन आसानी से पढ़ लिख सकें। लुई इस काम में दिलो-जाँ से लग गया। वह जहाँ भी जाता वहाँ पर मोटे कागज और कागज के छेद करने के लिए सूजा और एक तख्ती
साथ लेकर जाता। कप्तान बोरबियर को जब इस बात का पता चला कि एक लड़का उनकी विधि में सुधार कर रहा है तो वह लुई के स्कूल में आए। वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि एक 12 वर्ष का नेत्रहीन बालक उनके तरीके को सुधार कर और बेहतर बना सकता है। उनसे मिलने के बाद लुई को कैप्टन बोरबियर से सहायता की कोई उम्मीद नहीं रही। उसे यह काम अकेले ही संपन्न करना था। स्कूल के व्यस्त कार्यक्रम के दौरान उसे सोचने और नए आविष्कार पर काम करने का बहुत कम समय मिलता था, परंतु वह खाने से पहले और रात में सोने से पहले रोज इस काम के लिए कुछ समय निकालता। 3 साल तक पूरी लगन के साथ वह अपना शोध करता रहा। उसने कैप्टन बोरबियर की पद्धति को काफ़ी सरल बनाया, परंतु बिंदियों से पढ़ पाना अभी भी बेहद मुश्किल काम था। एक दिन लुई के दिमाग में एक सरल सा विचार आया। कैप्टन बोरबियर की पद्धति ध्वनियों पर आधारित थी। हर ध्वनि के लिए एक बिंदी का नमूना था। फ्रेंच भाषा में इतनी ध्वनियाँ थीं कि उनके इस्तेमाल से शब्दों में बिंदियों की भरमार हो जाती थी। फ्रेंच भाषा की वर्णमाला और लिपि रोमन ही थी। लुई ने सोचा, अगर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए बिंदियों का एक विशेष नमूना हो तो क्या अच्छा नहीं होगा। वर्णमाला में क्योंकि केवल 26 अक्षर हैं, इसलिए सिर्फ 26 नमूनों की आवश्यकता होगी। पहले लुई ने मोटे कागज पर पेंसिल से 6 बिंदियों का नमूना बनाया। यह बिल्कुल वैसा ही नमूना था जैसा कि लूडो के पासे में 6 वाली सतह पर होता है। फिर उसने सूजे से 1 नंबर वाली बिंदी को ऊपर उठा लिया। यह नमूना अक्षर ए दर्शाएगा। नंबर 1 और 2 की बिंदियों को उठा लेने से अक्षर बी बन जाएगा। इस प्रकार लुई ने वर्णमाला के सभी अक्षरों के 6 बिंदियों वाले नमूने बना डाले, जो इस प्रकार हैं। देखिए, 1 डॉट ए, 2 डॉट बी जो स्लीपिंग में है, सी, फिर उन्होंने उसको अलग तरीके का शेप दिया। इस तरीके से जो जितने भी डॉट थे उस हिसाब से उन्होंने पूरी अल्फ़ाबेट A to Z बना दी। यह तरीका एकदम सरल और आसान था। लुई की खुशी का ठिकाना ना था। उसने नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए एक नायाब पद्धति खोज निकाली थी। उन्होंने तो बना दी, पर आगे इसको कितना अप्रूवल मिलता है वो भी बहुत बड़ी बात है। सफलता अभी भी काफ़ी दूर। इस क्रांतिकारी आविष्कार को लुई ने छुट्टियों के दौरान घर पर किया था। अब वह पेरिस में अपने स्कूल जाने को आतुर था, जिससे कि वह उसे अपने नेत्रहीन साथियों को बता सके। उसके मित्रों की क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी जान सके। उसके साथियों को लुई की विधि बेहद पसंद आई। नया तरीका एकदम सरल था। नेत्रहीन बच्चे अक्षरों को स्पर्श से महसूस कर सकते थे, वे पढ़ सकते थे और उसी विधि में लिख भी सकते थे। वे एक दूसरे को पत्र लिख सकते थे। नए अक्षरों की खबर स्कूल में आग की तरह फैल गई। स्कूल के डायरेक्टर ने लुई को बुलाया और उससे नए तरीके को समझाने को कहा। आप कुछ भी बोलिए, मैं आपको उसे लिख कर दिखाता हूँ, लुई ने कहा। डायरेक्टर साहब ने एक किताब उठाई और उन्होंने उसमें से पढ़ना शुरू किया। अब थोड़ा तेज गति से पढ़िए, लुई ने कहा। डायरेक्टर साहब जो कुछ पढ़ रहे थे, लुई उन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को कागज़ पर सूजे से छेद बनाकर लिख रहा था। जब डायरेक्टर ने पढ़ना बंद किया तो लुई ने कागज़ को अपनी उंगलियों से हल्के से छुआ और उनके पढ़े वाक्यों को हूबहू बिना किसी गलती के पढ़कर सुनाया। डायरेक्टर साहब गदगद हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके ही स्कूल का मात्र 15 साल का एक नेत्रहीन लड़का ऐसी क्रांतिकारी पद्धति का आविष्कारक हो सकता है। परंतु डायरेक्टर साहब लुई के तरीके के प्रसार के लिए कुछ नहीं कर पाए। स्कूल के पास पैसों का अभाव था। डायरेक्टर ने कई नामी ग्रामी लोगों और संस्थाओं को पत्र लिखे, ऐसे लोगों को चिट्ठियां लिखी जिन्होंने अपना सारा जीवन नेत्रहीनों के कल्याण में बिताया था, परंतु कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इसी तरह 4 बरस बीत गए। 19 वर्ष की आयु में लुई ने स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म की। लुई ने लगभग सभी विषयों में पुरस्कार जीते थे। संगीत में तो वह पारंगत था ही। हाथ के काम करने में वह बहुत कुशल था। इसलिए डायरेक्टर साहब ने लुई से स्कूल में शिक्षक का पद संभालने का आग्रह किया। लुई ने खुशी से अपने स्कूल में टीचर का पद संभाला। लुई पेरिस में रहना चाहता था, जिससे कि वह अपने आविष्कार के प्रसार के लिए लोगों से मिल सके। लुई को पढ़ाने में आनंद आता था। वह अपने पाठ पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी करके जाता था।
शुरू से ही छात्र लुई को चाहने लगे। लुई कमज़ोर छात्रों पर अधिक ध्यान देता। उसके छात्र चाहे कुछ भी गलती करें, वह कभी भी उन पर खींचता नहीं था। हर रोज़ वह कई घंटे पियानो बजाने का अभ्यास करता। पियानो वादन में वह अब पारंगत हो गया था। एक बार उसे पेरिस में सबसे बड़े गिरजाघर में पियानो के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। संगीत के अलावा वह लगातार अपनी बिंदियों से लिखने वाली पद्धति पर और काम करता रहता। वह घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों की किताबें बनाता रहता, जिससे कि उसके छात्र और अधिक पुस्तकों को पढ़ सकें। उसके कुछ मित्र जो पढ़ सकते थे, वे लुई को सामान्य पुस्तकें पढ़कर सुनाते और वह अपनी अथक लगन और मेहनत से उन्हें नेत्रहीनों के लिए बिंदियों वाली पुस्तकों में बदल देता था। इस बड़ी मेहनत और पेरिस की नमी का उसकी सेहत पर खराब असर पड़ा। कभी कभी वह इतना थक जाता था कि उससे पलंग से उठा ही नहीं जाता था। अक्सर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त वह हाँफने लगता। उसे खांसी बहुत आती थी। एक दिन डॉक्टर ने उसकी जांच की। लुई को तपेदिक यानी टीबी हो गई थी। उस समय इस भयानक बीमारी का कोई इलाज नहीं था। अच्छा भोजन, साफ हवा और आराम ही इस बीमारी का इलाज समझा जाता था। लुई ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने जीवन को थोड़ा नियमित किया। अब वह सही समय पर सोता था और हर रोज़ साफ हवा के लिए कुछ देर घूमने जाता था। डायरेक्टर को कहीं से थोड़ा भी अनुदान मिल गया और उन्होंने लुई की उसकी पद्धति के ऊपर एक किताब लिखने को कहा। किताब छपकर तैयार हो गई। इससे लुई को लगा कि उसके तरीके के प्रसार में मदद मिलेगी। डायरेक्टर ने इस किताब की प्रतियां तमाम प्रतिष्ठित लोगों को भेजीं, परंतु किसी ने जवाब तक नहीं दिया। डायरेक्टर का इस बीच तबादला हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया। नए डायरेक्टर का लुई के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। लुई की एक बार फिर तबीयत खराब हो गई। इस बार उसे कुछ महीनों के लिए घर जाना पड़ा। जब वह वापस लौटकर आया तो उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में नए डायरेक्टर ने उसके द्वारा बनाई गई सभी पुस्तकों को जला दिया था। इससे लुई को गहरा धक्का लगा। लोगों को लुई की पद्धति से डर था, मगर नेत्रहीन लुई की पुस्तकों से खुद पढ़ना सीख जाएंगे तो स्कूल में सभी टीचरों की छुट्टी हो जाएगी। फिर डायरेक्टर की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि लुई का तरीका इतना सरल था, इसलिए छात्र उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। अंत में नए डायरेक्टर को अपनी गलती समझ में आई। डायरेक्टर ने लुई के तरीके को इस्तेमाल करने की सब छात्रों को इजाज़त दे दी। नए तरीके का प्रदर्शन। फिर एक दिन डायरेक्टर ने लुई के तरीके के प्रदर्शन के लिए बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया। पहले तो कुछ लोगों ने भाषण दिए और अंत में लुई के नए तरीके के प्रदर्शन के लिए कहा गया। इसके लिए डायरेक्टर एक नेत्रहीन छात्रा को सामने स्टेज पर लाए। फिर एक पुस्तकों की मोटी गड्डी के बीच में से उन्होंने एक पुस्तक निकाली और उसको बीच में से खोलकर पढ़ने लगे। वह छात्रा उनके बोले शब्दों को कागज पर सूजे से बिंदियां बनाकर लुई के तरीके के अनुसार लिखने लगी। जब डायरेक्टर ने पढ़ना बंद किया तो फिर उस छात्रा ने अपनी उंगलियों से कागज की बिंदियों को छूकर पढ़ना शुरू किया। छात्रा ने कोई भी गलती नहीं की। सब लोग इस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए, परंतु कुछ लोगों ने कहा कि लड़की ने पढ़ा हुआ हिस्सा पहले से ही रट रखा था। लुई ने लोगों को शांत होकर बैठने के लिए कहा। फिर लुई 2 नेत्रहीन छात्रों को मंच पर लाया। एक छात्र को दूर के कमरे में भेज दिया गया। फिर श्रोताओं में से किसी भी एक व्यक्ति को मंच पर आने को कहा गया। उसने कोई भी पुस्तक चुनकर कहीं से भी पढ़ने को कहा गया। इस बीच मंच पर खड़ा छात्र पढ़े गए शब्दों को सूजे से कागज पर लिखता रहा। उसके बाद दूर कमरे में दूसरे छात्र को बुलाया गया और उसे बिंदियों वाला कागज थमा दिया गया। दूसरे छात्र ने बिना किसी गलती के उसे पढ़कर सुनाया। इस बार गलती या धोखे की कोई संभावना नहीं थी। सब लोग खड़े हो गए और सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस तरह लुई के तरीकों को पहली सफलता मिली। 1844 में लुई ब्रेल की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। उनकी पद्धति अब लुई ब्रेल के नाम से जानी जाने लगी थी। वे तपेदिक से बहुत कमज़ोर हो गए थे। अधिकतर समय पलंग पर लेटकर ही बिताते थे। लाखों करोड़ों नेत्रहीनों के जीवन को अंधकार से मुक्त करने वाले इस महान व्यक्ति का देहांत 6 जनवरी 1852 को हुआ। ब्रेल की मृत्यु के पश्चात ही
उनकी पद्धति का प्रसार सारे संसार में हुआ। ब्रेल की मृत्यु के 6 साल बाद अमेरिका में पहली बार नेत्रहीनों के स्कूल में ब्रेल की पुस्तकें इस्तेमाल होने लगी। बचपन में सूजे के चुभने से ही लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी जाती रही थी। इसी तरह के सूजे से ही बाद में लुई ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि ईजाद की। जैसा कि आपने सुना, ज़रूरी नहीं कि हम पूरी तरीके से सक्षम हों हर काम में, या हम अपने हाथ पैरों से या अपने शरीर से सक्षम हों। हमें अपने मन को उतना दृढ़ निश्चयी बनाना है कि हम कुछ कर सकें। जैसा कि लुई ब्रेल बचपन में ही नेत्रहीन हो गए और बाद में उन्होंने उस नेत्रहीनता को अपनी मजबूती बनाई, अपनी ताकत बनाई और नेत्रहीन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का एक उपहार दिया। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, अपनी दृढ़ता हमें बनाए रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ जितना भी इस वीडियो में आपको बताया गया है, चाहे वो आविष्कारक के बारे में है, पेड़ के बारे में है, या इससे पहले जो मैंने आपको चाय के बारे में और प्रदूषण के बारे में जितना भी बताया, उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए उपयोगी रहेगा। अगर उपयोगी रहे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।